हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट के पेपर 1 के प्रश्न पत्र 1 के अध्यायवार पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे। दोस्तों अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज पूछे गए हैं, इसका सिलेबस में 10 यूनिट होती हैं। वो 10 यूनिट हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी पीवाईक्यूज हैं दोस्तों हम लोग कवर करते चलेंगे। और हम लोगों की इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, शिक्षण अभिवृत्ति से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और उसके हम लोग 30 क्वेश्चन दोस्तों एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। और उसी सीरीज़ की ये सेकेंड वीडियो है दोस्तों। इसमें आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो अच्छे से एनालाइज भी हो जाएंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन सी इम्पॉर्टेंट इसमें। दोस्तों हम लोग इसे व्याख्या सहित कवर करते चलेंगे ताकि हम लोगों का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। और व्याख्या में दोस्तों ये भी फ़ायदा रहता है कि एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और लगभग हमारा एक टॉपिक पूरा कवर होने के बाद वो टॉपिक अच्छे से हमें समझ भी आता है और उसका अच्छे से एनालाइज भी हो जाता है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बोध स्तर शिक्षण के लक्षण निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए। तो इसका ए दिया गया है, शिक्षण विषयगत सामग्री को व्यवस्थित करने में, विभिन्न इकाइयों की संरचना में और छात्रों के अभ्यास को नियंत्रित करने में पहल करता है। बी दिया गया है दोस्तों, यह साधारणता छात्रों के संबंधों को देखने एवं तथ्य के उपकरण रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित होता है। सी दिया गया है, यह समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग के रूप में निर्देशित होता है। और डी है दोस्तों, यह विचारों एवं तथ्यों के संप्रत्ययीकरण की चेष्टा करता है। और ई है दोस्तों इसका उद्देश्य स्वनियंत्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्तता का समर्थन है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी और डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः होती है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, क्रियान्वितिकारी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियान्वितिकारी होती है और यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी सीरीज में, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी होगा, विमर्शी स्तर। विभिन्न शिक्षण स्तरों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया संभव है। विमर्शी शिक्षण स्तर इन शिक्षण स्तरों में से एक है जो मुक्त कक्षा वातावरण में छात्र एवं अध्यापक की एक सहभागिता होती है और प्रायः एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, सबसे पहले इसकी जितने कथन है वो पढ़ लेते हैं। ए है, प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। बी दिया गया है दोस्तों, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। सी है, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना। और डी है, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। ई है, तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल बी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कथनों के निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों ये दिया गया है इसमें पहला नंबर, शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। दूसरा नंबर है दोस्तों, शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। तीसरा है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। चौथा है, शिक्षक छात्रों
छात्राओं से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। और पांचवा है दोस्तों, तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 5। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। अगला क्वेश्चन है, विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु। चलिए इसकी दोस्तों व्याख्या भी देख लेते हैं। स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु चिंतनशील शिक्षण की पहचान है और चिंतनशील शिक्षण को अग्रसारित करके उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह केवल अवधारणाओं के संस्मरण और समझ को नहीं बताता है, यह उच्च मानसिक प्रक्रिया जैसे तर्क, विचार, अवधारणा का विश्लेषण, गहन सोच आदि की मांग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन दिया गया है, अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। और कथन दूसरा दिया गया है, परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य, अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित है और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए दोनों कथन सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करें। तो दोस्तों हमें इसमें सही क्रम बताना है। इसमें एक दिया गया है ज्ञान, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा है अवबोध, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4 और 5। तो सबसे पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति स्तर। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित हैं? इसका पहला नंबर है शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, दूसरा है उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, तीसरा है अंतः क्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान, चौथा है उच्च योग्य शिक्षकों की कमी, पांचवा है स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग को समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी है। नंबर पहला है निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, दूसरा है प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, तीसरा है उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, चौथा है समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण, पांचवा है सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, स्मृति स्तर। शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। शिक्षण की स्मृति स्तर के प्रमुख प्रवर्तक हर्बर्ट थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान
निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है, तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा? दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, लघुपदीय प्रस्तुतियाँ जिनमें त्रुटिहीन कार्य एवं प्रबलन की बारंबारता हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है जो शिक्षार्थियों में तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष प्रक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण के KTL मॉडल का अर्थ है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण KTL मॉडल में प्रायः शिक्षण एवं अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। यह शिक्षण एवं अधिगम वातावरण शिक्षक एवं विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णित करता है। यह पूर्व एवं उत्तर शिक्षण योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियान्वयन को में सहायक होते हैं, जो विद्यार्थियों को सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, मुझे मेज पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा इसलिए यह वहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो ए दिया गया है सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, बी है तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, सी है द्रुत प्रत्यय स्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, डी है समीक्षात्मक चिंतन पर, ई तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, एफ है एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथक्कीकरण। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ए, सी और ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है, और यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान मीमांसा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। यह कथन ज्ञान मीमांसा विषय की ओर संकेत करता है। ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है। ज्ञान मीमांसा ने आधुनिक काल में विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। दर्शन शास्त्र का ध्येय सत्य के स्वरूप को समझना है। सदियों से विचारक यह खोज करते रहे हैं, परंतु किसी निश्चित निष्कर्ष से अब भी उतने ही दूर प्रतीत होते हैं जितना पहले थे। सदियों से सत्य के विषय में विवाद होता रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति पर। दोस्तों स्मृति स्तर है, पहला है शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट है। दूसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है। तीसरा है यह तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा है इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। पांचवा है इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। पहला नंबर है, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। दूसरा है, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध। चौथा है, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। पांचवा है, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। और छठवां है, आगामी को संगठित करना और व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। तो सही ऑप्शन उसका ए हो जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। तो दोस्तों पहला है, श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान। दूसरा है, समूह शिक्षण। तीसरा है, ट्यूटोरियल। चौथा है, समस्या समाधान विधि। पांचवा है, श्याम पट्ट पर लिखकर समझाने की विधि, चॉक एंड टॉक मेथड। छठा है, समूह चर्चा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 4 और 6। दोस्तों अगले क्वेश्चन में स्तंभ ए को स्तंभ बी से सही सुमेलित करना है हमें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। व्याख्यान पद्धति का होगा बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना। प्रदर्शन विधि, अनुभव आधारित अभिगम। परियोजना विधि, विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। और चौथा है, डी है, सहयोगात्मक विधि, किसी कार्य से प्रतिभाग परकता पर जोर देना। दोस्तों अगले क्वेश्चन में भी हमें स्तंभ ए को 2 से सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो सहयोगात्मक विधि है जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। सहकारी विधि है जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। रचनात्मक विधि है जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। और डी है, टीम शिक्षण, जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 2, 3, 4। मॉड्यूलर यूलर उपागम और अभिक्रमित या अधिगम। और दोस्तों अगला है चौथा, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं। तो दोस्तों पहला है, उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना। दूसरा है, पूछताछ को बढ़ावा देना। तीसरा, अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है, अन्वीक्षणात्मक और पुनः प्रस्तुति परकता। पांचवा है, अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। छठवां है, समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, पहला, चौथा और पांचवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार। कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो पहला है, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना। दूसरा है, मूल्यांकन। तीसरा है, पुनर्शिक्षण। चौथा है, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। पांचवा है, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पुनर्निर्धारित स्तर नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभेदीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं,
समुच्चय 1, समुच्चय 2, उनको आपस में सुमेलित करना है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक, स्मृति पर, इसका सही होगा। तथ्यों को स्मरण करने एवं उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। बी है अवबोध स्तर, संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। सी है विमर्शी स्तर, आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर। दोस्तों अगले में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है या मिलान करना है दोस्तों। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वायत्त विकास स्तर, इसका सही होगा। यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। स्मरण स्तर, यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। अवबोध स्तर, यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। और विमर्शक स्तर, यह समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका भी डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा, सुकरात, आदर्शवाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रगतिवाद है दोस्तों। और डी है स्वामी विवेकानंद, मानव बनाने वाली शिक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम को स्थायी करने का उपयुक्त उपकरण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीवी। अधिगम को स्थायी करने का उपयुक्त उपकरण टीवी है। टीवी श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री में छात्र अपने श्रव्य एवं दृश्य इंद्रियां दोनों के द्वारा देखकर तथा सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है और इस सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है मूल्यांकन, दूसरा है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, तीसरा है उद्देश्यों का निरूपण, चौथा है शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण और पांचवा है पुनः शिक्षण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा डी, ए एवं डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तुलनात्मक स्तर। ये शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन है दोस्तों, ये शिक्षण के स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और विचारात्मक स्तर। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके के बौद्धिक विकास किया जाता है और शिक्षण को तीन स्तरों में विभक्त किया जाता है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेग से बुद्धि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रम सही क्रम है? तो ए दिया गया है इसमें, ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, उपयोग और मूल्यांकन। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सही क्रम है वो पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर उपयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार का परिमार्जन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का परिमार्जन से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी विशेष प्रकार के व्यवहार या प्रतिक्रिया को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। माता पिता इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों।
तो इसका सही व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पावलाव का प्राचीन अनुबंधन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कोहलर का अंतर्दृष्टि और गथरी का सन्निध्यता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगम के उपयुक्त शैक्षिक स्तर हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक का सच्चा मित्र है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकें या बुक्स। अध्यापक का सच्चा मित्र पुस्तकें होती हैं, क्योंकि इनके रहते जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कभी कभी तो ये हमारे पक्के दोस्त भी होते हैं, जो हमें वर्णमाला से लेकर जीवन के कठिन सवालों तक के जवाब बड़े आसानी से दे देते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं और इनका साथ हमारे जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों का मनोरंजन करना। दोस्तों ये शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है। बाकी के तीन ऑप्शन जो है, अधिगम सुगम बनाना, अनुदेशनात्मक संसाधनों का प्रबंध और पाठ्य क्रियाओं का समन्वय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए सभी विषयों का अच्छा ज्ञान आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रभावी शिक्षण में शिक्षक व्यवहार, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक ज्ञान, शिक्षक विश्वास और उसके छात्रों में सुधार के प्रति शिक्षकों का समर्पण शामिल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और लास्ट इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, छात्रों के चिंतन शक्ति का विकास करना। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इसी का अगला टॉपिक कवर करेंगे। इसी पहले टॉपिक को ही दूसरे दो भागों में डिवाइड किया गया है और इसकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं हम लोग पढ़ेंगे।